अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एमरात चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कान एयरक्राफ्ट के हवाले से और इसका कंपैरिजन हम कर सकते हैं F-35 के रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल के साथ। दोस्तों, हुआ कुछ यूं है कि टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के CEO तामिल कुताइल उन्होंने रिसेंट अपने कुछ स्टेटमेंट्स दिए। इन स्टेटमेंट्स में उन्होंने एक चीज़ कंफर्म की कि 2028 तक कान एयरक्राफ्ट हिस्सा बन जाएगा, यानी कि 2028 में कान एयरक्राफ्ट की इंडक्शन हो जाएगी टर्किश एयरफोर्स में, और 2030 तक पाकिस्तान एयरफोर्स में भी एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट आ चुका होगा। इसके अलावा उन्होंने यह जो कंपैरिजन ड्रॉ किया है वो रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल का है। अब रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल होता क्या है, ये किन चीज़ों से बना होता है और ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए क्यों अहम होता है और ये काम किस तरह करता है, इस पर आगे चलकर हम बात करते हैं। और इसके साथ साथ RAM कोटिंग को बहुत ज़्यादा हाईलाइट तो किया जाता है कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में ये बहुत ज़बरदस्त होती है और उसको बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बना देती है, लेकिन इसके बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। नेगेटिव इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं वो भी हम आगे चलकर बात करेंगे। यहाँ CEO टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ तामिल कुताइल ने बयान किया कि 1500 इंजीनियर्स इस तमाम प्रोजेक्ट का इस वक्त हिस्सा हैं और पाकिस्तान और आज़रबाईजान के साथ मुआहदे तय पाने से पहले ही 200 पाकिस्तानी इंजीनियर्स इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे और इसे तुर्किया के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने कंफर्म किया था जब वो पाकिस्तान आए हुए थे। इस हवाले से हम इस चीज़ को कंक्लूड कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में मज़ीद पाकिस्तानी इंजीनियर्स भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे और आज़रबाईजानी ऑफिशियल्स भी यहाँ मौजूद थे। यहाँ एक अच्छी खबर ये भी है कि जो इंडिजिनस इंजन है कान एयरक्राफ्ट के लिए, उसको लेकर भी डेवलपमेंट सामने आई है, क्योंकि इस वक्त मौजूदा अमेरिकन इंजन यूज़ हो रहा है। आज़रबाईजान और पाकिस्तान के लिए इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं होगा मुस्तकबिल में, क्योंकि अमेरिकन इंजन के साथ तो अटैक हेलीकॉप्टर भी पाकिस्तान नहीं खरीद सका था। और कहा जा रहा है TF-1000 आई थिंक 10,000 इस तरह इंजन का नाम है और उस पर काम शुरू हो चुका है और उसी के ही आगे इवॉल्व करके बनेगा TF-35,000 इंजन, जो कि कान एयरक्राफ्ट में यूज़ होगा। और जो मौजूदा इंजन जिस पर काम शुरू हुआ है ये अनका 3 ड्रोन में यूज़ होगा और किज़लेल्मा फाइटर में यूज़ होगा, जिनमें मौजूदा वक्ती तौर पर यूक्रेनियन इंजन यूज़ किए जा रहे हैं। दोस्तों, कान एयरक्राफ्ट पाकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्किया का एक मुश्तरका प्रोजेक्ट है और इसको ये तीनों कंट्रीज आगे लेकर चलेंगे। कान एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना तुर्किया की टॉप प्रायोरिटी में है, जिसके लिए उसने पाकिस्तान और आज़रबाईजान को अपने साथ मिलाया ताकि इन तीनों कंट्रीज में एक्सटेंडेड प्रोडक्शन लाइन्स जारी हों। यानी कि तीनों मुल्क मिलकर जब इस एयरक्राफ्ट को बनाएंगे और अलग-अलग अपने मुल्क में बनाने के काबिल होंगे तो इस एयरक्राफ्ट को कम वक्त में ज़्यादा तादाद में बनाया जा सकता होगा। यहाँ उन्होंने जो RM कोटिंग की बात की है हम उस पर आ जाते हैं। RM कोटिंग का अगर कंपैरिजन करें F-35 और कान एयरक्राफ्ट की RM कोटिंग का, तो उसके बारे में तामिल कुताइल कहते हैं कि जो रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल होगा कान एयरक्राफ्ट का वो अमेरिकन F-35 के RM मटेरियल से ज़्यादा बेहतर होगा। रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल क्या होता है कि बुनियादी तौर पर होता ही एक पेंट ही है, एक पॉलीमर मैट्रिक्स के साथ बना हुआ एक पेंट। ये पेंट क्या काम करता है कि रेडार की तरफ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही होती हैं, शुआएं आ रही होती हैं रेडार की, उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है। रेडार किस तरह काम करता है कि रेडार अपने ट्रांसमीटर से शुआएं खारिज करता है और वो शुआएं किसी भी चीज़ से टकरा के जब वापस आती हैं तो रेडार का रिसीवर उन्हें कंट्रोल करता है, उन्हें ले लेता है और उन्हें लेने के बाद स्क्रीन पर दिखाता है कि ये चीज़ इतने किलोमीटर दूर है। लेकिन अगर वो रेडार की शुआओं को जहाज़ पर लगा हुआ पेंट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले तो फिर वो रेडार की शुआएं वापस नहीं आएंगी और इस तरह रेडार उस जहाज़ को देखने के काबिल नहीं रहेगा। तो ये वो सिंपल सा स्केच और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल का। और ये रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल सबसे पहले यूज़ किए गए थे X-45, एक अमेरिका बोइंग की तरफ से एक बनाया गया अनमैन्ड एयरक्राफ्ट था और उस पर सबसे पहले रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल एक्सपेरिमेंट या तजुर्बाती तौर पर लगाए गए थे। उसके बाद F-22 पर ये रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल यूज़ किया गया। F-117 नाइट हॉक एयरक्राफ्ट, उस पर ये यूज़ किया गया। F-35 में भी यूज़ होता है और रिपोर्टेडली कहा जाता है कि F-35 में जो रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज़ होता है ये अब तक का बेहतरीन रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल है जो कि अमेरिका ने तैयार किया। रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल बना किस चीज़ से होता है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको मालूमात सोशल मीडिया पर देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इसकी मुख्तलिफ कन्फिगरेशंस हो सकती हैं, मुख्तलिफ तरीके से या मुख्तलिफ इकसाम में ये बनाया जा सकता है। इसके बारे में एक थ्योरी तो ये है कि नैनो साइज्ड फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं, ये 10 नैनोमीटर से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे। इनको एक पॉलीमर मैट्रिक्स में मिलाकर एक कंपोजिट या एक मजमुआ तैयार किया जाता है और वो बुनियादी तौर पर एक पेंट की तरह होता है और उस पेंट को एयरक्राफ्ट पर लगा दिया जाता है, उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स पर, ऑलमोस्ट उसकी सारी बॉडी पर। और ये पेंट क्या करता है कि रेडार की शुआओं को अपने अंदर जज़ब कर लेता है
और वो रडार की शुआएँ चूँकि जज़ब हो जाती हैं तो इस तरह रडार पूरी तरह इन जहाज़ों को देखने के काबिल नहीं रहता। इसके अलावा दूसरी बहुत सी इसकी इकसाम है, जैसा कि इसमें आयरन पार्टिकल्स को यूज़ किया जाता है। आयरन पार्टिकल्स को हम सिंपली ये भी कहते हैं कि ये कार्बन बेस्ड आरएएम कोटिंग होती है, जो कि F-35 पर भी यूज़ होती है, ये नाइट हॉक एयरक्राफ्ट पर भी यूज़ होती है। उसके अलावा भी इसकी बहुत सी दूसरी इकसाम है, जैसा कि किसी को सी ब्लैक कहा जाता है, सी एंटी कार्बन फाइबर भी कहा जाता है, CNF भी कहा जाता है, ग्राफीन भी कहा जाता है और ग्राफीन ऑक्साइड भी कहा जाता है। ये मुख्तलिफ वो प्रोसेस हैं, ये वो मुख्तलिफ अज्जा हैं जिनसे मिलकर एक आरएएम कोटिंग बनती है। और उसकी भी आगे अगर आप एक चीज़ ज़्यादा डाल दें दूसरी कम, उसके भी यानी कि मुख्तलिफ इकसाम या मुख्तलिफ कन्फिग्रेशंस आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ आरएएम कोटिंग के कुछ मनफी असरात भी होते हैं। आरएएम कोटिंग के मनफी असरात देखने को मिले F-35 में, जहाँ USS कार्ल विंसन जो एक एयरक्राफ्ट करियर है अमेरिका का, वो बहरुल काहिल में मौजूद था, जहाँ आप जानते हैं कि पैसिफिक ओशन में चाइना के खिलाफ अमेरिका ने अपने बहरी बेड़े रखे होते हैं। कार्ल विंसन पर कुछ तस्वीर सामने आई जिन पर F-35 के ऊपर जंग लगा हुआ था। अब हैरानी की बात यह कि F-35 दुनिया का बेहतरीन एयरक्राफ्ट समझा जाता है और उस पर जंग लगा हुआ था और बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी। अब उसकी वजह ये बताई जाती थी कि जो आरएएम कोटिंग होती है, इनके रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल होता है, ये जंग खा जाता है, यानी कि इसको क्रोजन लग सकता है और इस जंग की वजह से इसकी कारकर्दगी इंतहाई ख़राब हो जाती है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि जो कार्बन बेस्ड रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल होता है, इसमें आयरन पार्टिकल्स यानी कि लोहे के अज्जा को शामिल किया जाता है। और लोहा हम सब जानते हैं, कोई मेटल होता है तो वो जंग पकड़ लेता है। और ये ऐसा क्यों पेश आया कि 6 माह तक इनको वहाँ डिप्लॉय किया गया F-35 को, और समुद्री हालात और उसके एनवायरनमेंट को देखते हुए इनमें क्रोजन हो गया। इसलिए इसके बारे में यही थ्योरी पेश की जाती है कि जो आरएएम कोटिंग होती है, ये कहने को तो बहुत अहम होती है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में और बहुत अच्छा परफॉर्म भी करती है, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इनकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होती है। इनको मेंटेन करने के लिए आप तो एक तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा चाहिए, दूसरी मैन पावर भी आपको अच्छी खासी चाहिए। इसके बारे में सिंपल कहा जाता था कि कार्ल विंसन पर जो F-35 थे, उनकी इस कोटिंग को जब ख़राब हो गई तो सही करने के लिए एटलीस्ट 5000 एयरमैन का क्रू दरकार था। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितनी बड़ी आपको मैन पावर चाहिए होती है कि सिर्फ एक एयरक्राफ्ट करियर पर मौजूद F-35 को रिपेयर करने के लिए या उनको मेंटेन करने के लिए। अब कान एयरक्राफ्ट के बारे में जो दावा है, इसे मैं कभी भी 100% दुरुस्त नहीं कह सकता। हो सकता है ये एक मार्केटिंग टेक्निक हो कान एयरक्राफ्ट को ज़रा हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि कान एयरक्राफ्ट अभी अपने एक्सपेरिमेंटल फेजेस में या अपने प्रोटोटाइप फेजेस में है। उस पर रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल बनाने के लिए एसेलसान काम कर रही है और उसके अंडर बहुत सी छोटी छोटी कंपनीज भी हैं जो मिलकर एक रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल बनाएंगी। और कहा जा रहा है कि रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल के कुछ सैंपल्स बनाए भी गए हैं जिनको टेस्ट किया जा रहा है। तो आरएएम मटेरियल हो सकता है बेहतर हो सकता है जो मौजूदा F-35 A, B, C वर्जन्स हैं, इनके मुद्दे मुकाबले या इनकी कैपेबिलिटी के लिहाज से एक आरएएम कोटिंग बना ली जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो अपकमिंग F-35 का ब्लॉक 4 होगा, उस जैसी आरएएम कोटिंग नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका मौजूदा जो आरएएम कोटिंग्स हैं उनसे बेहतर एक रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि आने वाले वक्त के F-35 ब्लॉक 4 में होगा। सो अगर तुर्किया उससे कंपेयर कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि उस जैसा तो शायद ना हो, लेकिन मौजूदा जो F-35 है उन जैसा आरएएम कोटिंग तुर्किया बना सकता है। और ये कान एयरक्राफ्ट पर F-35 की निस्बत ज़्यादा बेहतर होंगी, क्योंकि F-35 पर जो जंग लगा था वो समुद्री हालात को देखते हुए बना था, क्योंकि वहाँ का तगय्युर और वहाँ का जो मौसम वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। लेकिन चूँकि कान एयरक्राफ्ट को यूज़ किया जाएगा नॉर्मल एयर बेसिस से नॉर्मल ज़मीनी हालात पर, तो इस हवाले से कान एयरक्राफ्ट पर एक आयरन बोल्ट आरएएम कोटिंग या नॉर्मल कार्बन बेस्ड जो आरएएम कोटिंग होती है वो भी इंतहाई ज़बरदस्त रहेगी। सो बहरहाल ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।